हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BSSS 183 का कंप्लीट बुक रिवीजन। क्या भैया? कंप्लीट बुक रिवीजन। पूरा बुक को इस बार हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हैं या फिर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, भैया आप दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। आप एक इंडियन हो, आप इंडिया से हो, और देखिए एक बात बताऊं, ये जो एग्जाम होता है MCQ में होता है, ठीक है। और जहां पर आपको इंग्लिश में भी ऑप्शन रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी में भी रहेंगे। तो MCQ क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, ऑप्शन भी इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे। तो आप इस वीडियो को मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप इंडियन हो, इंडिया से हो, आप लोग में से कोई ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स है ना जो नाटक करते हैं ना कि मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे हिंदी नहीं आती। वाह 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 भाई, वाह भाई, अब इंडिया से हो, आपको हिंदी नहीं आती, क्या नाटक करते हो हैं? तो भैया आप हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, आप दोनों के दोनों इस बुक को, इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि आपका एग्जाम MCQ में होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आपको बिलीव नहीं है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए ये आपका है BSSS 183 का क्वेश्चन पेपर। रियल क्वेश्चन पेपर है आपके सामने। ये दिसंबर एग्जाम 2025 का है। कब का है? दिसंबर एग्जाम 2025 का। इसका जो आपका एग्जाम होगा 2 आवर्स का होगा। और ये जो टाइटल है कोड का, है ना, लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल, ठीक। इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे टोटल 50 मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने? 50 मार्क्स। तो मैं क्या बताया, ये 50 मार्क्स का ये क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। और भैया ये जो एग्जाम होगा आपका MCQ में होगा। देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट आपका एक इंग्लिश मीडियम वाला भी MCQ रहेगा, है ना, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन रहेगा, MCQ रहेगा, ठीक, यानी ऑप्शंस रहेंगे। और यहाँ दूसरा देखिए, यहाँ देखिए पहले तो एक पेज में आपका इंग्लिश है, दूसरा पेज में आपका हिंदी है कि नहीं है? है ना, है कि नहीं है? FIR या फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है, इसमें ऑप्शंस दिए हैं 4। फिर ऊपर में भी देखिए वही बात है, फर्स्ट नंबर में देखिए, है ना, व्हाट इज एन FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, ऑप्शंस होंगे, है ना, तो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे। तो दोनों इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको दिख रहा है ना। फिर देखिए आपका यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, फिर आपका देखिए हिंदी मीडियम, ठीक। इसी प्रकार आपका एग्जाम होने वाला है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हो या फिर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हो, आप दोनों इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चंस आएंगे ना, कोई भी क्वेश्चंस आएंगे भैया, एक भी अब ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जैसे WHO का मतलब क्या है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चंस आ गया, कोई भी, चाहे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, वो सब आपके यहीं से आएंगे। कहाँ से आएंगे? यहीं से आएंगे। सारे क्वेश्चंस आपके बुक के अकॉर्डिंग आएगा। जो स्टूडेंट्स बुक को सही से पढ़ लिया, बुक को सही से रिवीजन कर लिया, वो कभी मार नहीं खाएंगे इस कोड में खास करके। और यहाँ 70 से लेके, है ना, 70 से लेके भैया 80% स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं, फेल होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन MCQ जो OMR जो सीट होता है, OMR जो सीट होता है उसमें फिल करना होता है भैया, ठीक है, उसमें फिल करना होता है। 4 गो ये देता है यहाँ पे फिल करने का, उसमें फिल करना होता है जो सही होता है। तो OMR सीट में आपका एग्जाम होता है। इनमें ऐसे कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज लगेगा कि ये आंसर यही होगा, लेकिन वो आंसर गलत भी हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। इस तरह से आपको यहाँ पे इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जैसे मान लो ऑप्शन नंबर इसका WHO को का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सही जवाब बताने होंगे। सही जवाब की जगह आपको वहां पर गोला है ना, 1 2 ABCD, है ना, तो इसको सही इस तरह गोला मारना पड़ेगा सही से। इस तरह से आपके MCQ एग्जाम होंगे, जो भी आप हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम दोनों, आप इस वीडियो को देखो। चलिए अब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स, ठीक है, लाइफ स्किल्स आखिर ये है क्या। तो ये अगर हम लोग समझ जाते हैं लाइफ स्किल्स क्या है, तो आपको पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर समझ आएंगे, चैप्टर के पॉइंट भी समझ आएंगे, सब कुछ समझ में आएंगे। इसलिए सबसे पहले समझना है कि लाइफ स्किल्स या फिर जीवन कौशल क्या है।
जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स का मतलब है ऐसे गुण, ऐसे स्किल्स जो हमें रोजमर्रा या फिर डेली की जिंदगी है ना, डेली लाइफ की समस्याओं का सही तरीके से सामना करने और अच्छे निर्णय लेने में मदद करता है। आपने क्या देखा कि लाइफ स्किल्स क्या करते हैं? लाइफ स्किल्स हमें सही फैसला लेना सिखाता है। ठीक है, सही फैसला, लाइफ में सही फैसला लेना सिखाता है, दूसरों से अच्छे से बात करना सिखाता है, लाइफ स्किल्स गुस्से को कंट्रोल करना सिखाता है, तनाव को संभालना सिखाता है, दूसरों के साथ मिलजुल के रहना सिखाता है। लाइफ स्किल जीवन ना, जीवन का कौशल, जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में यहाँ पर हमें समझाता है। बहुत अच्छा ये जो ये कोड है, बहुत अच्छा कोड दिया गया इग्नू में। तो ये सभी स्किल्स हैं, है ना। तो एक सही तरीके से जीना, डिसिप्लिन में रहना, ये सब हमें कहाँ सिखाते हैं? लाइफ स्किल्स के अकॉर्डिंग हमें सीखने को मिलता है। तो आपने क्या देखा कि लाइफ स्किल्स या फिर जीवन कौशल वे आवश्यक क्षमताएं हैं जो व्यक्ति को रोजमर्रा के जीवन में सही निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान करने, प्रभावी प्रभावी ढंग से संवाद करने या बातचीत करने और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम बनाती है। ये हमारा क्या है? लाइफ स्किल। से देखिए आप ये समझ गए ना, अब बुक में कुछ भी रहे ना, सब समझ में आने वाला है। ए टू जेड सभी सभी पूरा, सभी के सभी समझ में आएंगे भैया, मजा आएगा, खूब मजा आएगा। ठीक, पूरा मजा ही मजा आएगा आपको, देखिएगा ना। तो देखिए सबसे पहला जो खंड है, देखो खंड में सबसे पहला प्रश्न जो है, खंड में सबसे पहला जो खंड है वो है नागरिक जागरूकता का लाइफ स्किल्स के अकॉर्डिंग। पहला चैप्टर है आपका सार्वभौमिक मानवीय मूल्य, दूसरा चैप्टर है कानूनी जागरूकता, तीसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य, चौथा विकलांगता और पांचवा है जेंडर संवेदीकरण। तो इसी तरह से आपका दूसरा खंड है आपका डिजिटल कौशल, जिसमें से चैप्टर 6 में है आपका सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल कंप्यूटर कौशल, साइबर सुरक्षा, डिजिटल नैतिकता और शिष्टाचार। ठीक, उसी प्रकार है आपका खंड 3 वित्तीय साक्षरता और जागरूकता, बैंकिंग, 10वां नंबर चैप्टर है बैंकिंग व वित्त, बचत एवं निवेश विकल्प। फिर चौथा आपका खंड है शासन, नागरिक अधिकार और उत्तरदायित्व। फिर चैप्टर 12 है आपका जिला स्तर पर सेवाएं, चैप्टर 13 है आपका स्थानीय स्तर पर सेवाएं, चैप्टर 14 है सेवाएं अन्य एजेंसियां, खंड 5 में है कैरियर कौशल। तो चैप्टर 15 है कैरियर के अवसरों की खोज, 16 में है स्वरोजगार, 17 में है साक्षात्कार की तैयारी और सीवी लेखन। तो इस तरह से आपने क्या देखा, चैप्टर 17 तक आपका है ना, आपके जो लाइफ स्किल्स बुक है, तो लाइफ स्किल्स में आपको टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 17 चैप्टर है ना। कितने चैप्टर्स आपने देखा लास्ट? 17 चैप्टर्स। तो इन 17 चैप्टर्स का हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? रिवीजन करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, जहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एमसीक्यू में, उन सभी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आपको कंप्लीट वीडियो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े, किसी में आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा टारगेट है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना है ध्यान से, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है, खंड है नागरिक जागरूकता, जिसमें से हमारा चैप्टर 1 जो है वो आप देखिए क्या है। चैप्टर 1 जो है हमारा क्या है? सार्वभौमिक मानवीय मूल्य। तो इसको हम लोग समझते हैं, इसमें जो आपके पहला टॉपिक है मानवीय मूल्यों को समझना, है ना। उसके बाद ये वे बहुत सारे हैं। तो देखिए भैया इसके जो बुक वाले जो लैंग्वेज होते हैं ना, थोड़ा सा टफ होता है। बुक वाले लैंग्वेज को समझ में थोड़ा सा समझना अगर चाहें तो नहीं समझ पाएंगे सही से। तो इसीलिए इसी को देखते हुए मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो उन सभी टॉपिक को मैंने लिया है, चैप्टर वाइज नोट्स बनाया है इजी लैंग्वेज में। आप देखिए मेरे से आपको व्हाट्सएप में परचेज करना होगा चैप्टर वाइज इसका नोट्स। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले मैं आपको चैप्टर वाइज जो नोट्स बनाया है वो दिखा देता हूं, 1 मिनट। ये देखिए आप लोग खंड 1 नागरिक जागरूकता। ठीक है, ये खंड था आपका नागरिक जागरूकता, और ये चैप्टर 1 आपके सामने दिख रहा है सार्वभौमिक मानवीय मूल्य। देखिए कितना सुंदर आप लोगों के लिए बुक का, कंप्लीट बुक का पूरा जितने भी 17 चैप्टर है, पूरा 17 चैप्टर का इंपोर्टेंट टॉपिक्स का नोट्स बनाया चैप्टर वाइज। सोच लो पहला चैप्टर आपका है सार्वभौमिक मानवीय मूल्य।
तो इस तरह से जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर का नोट्स बनाया गया है। आपको क्या होगा, अब तक इसका 3 बार एग्जाम हुआ है, BSSS 183 का न्यू सब्जेक्ट कोड है। तीनों साल के सॉल्व PYQ मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जितने भी ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्या मिलेंगे, PYQ सॉल्व PYQ है ना, मिलेंगे आपको PDF। 3 साल के PDF ये मिल गया। उसके बाद साथ में आपको कंप्लीट बुक चैप्टर वाइज जो है, कंप्लीट बुक का आपको PDF मिलेगा। कंप्लीट बुक का चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे, कंप्लीट वाइज आपको PDF मिलेंगे। यही PDF जो देख रहे हो ना, ये PDF बहुत सारे ना, देखिए टोटल 180 पेजेस के हैं, ठीक। 100 कितने, 180 पेजेस के हैं भैया, 180 पेजेस के हैं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया। देखा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हो, पास अच्छे मार्क्स से होना हो, तो भैया कंप्लीट बुक को रिवाइज करना। अभी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से, धीरे धीरे करके शॉर्ट में मैं रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको बुक को रिवाइज करना ही होगा, PDF परचेज करके एक बार पढ़ना होगा, ताकि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो पढ़ना होगा, ठीक है। और MCQ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे इस वीडियो में। हम लोग पहले बुक रिविजन कर लेते हैं। चलिए हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का जो हमारा नाम था, सार्वभौमिक मानवीय मूल्य, इनका मतलब सबसे पहले समझ जाते हैं कि आखिर ये चैप्टर का क्या नाम, क्या मतलब है। सार्वभौमिक मानवीय मूल्य क्या है, समझिए। सार्वभौमिक मानवीय मूल्य वे मूल्य हैं जो सभी मनुष्यों, सभी स्थानों तथा हर समय समान रूप से महत्वपूर्ण और स्वीकार्य होते हैं। सार्वभौमिक मानवीय मूल्य ये होते हैं। ये मूल्य मानव जीवन में शांति, सुख, नैतिकता और सद्भाव स्थापित करने में सहायता करते हैं। सत्य, प्रेम, अहिंसा, करुणा, सम्मान, सहयोग, न्याय और सहनशीलता जैसे मूल्य सार्वभौमिक माने जाते हैं, क्योंकि वे किसी विशेष धर्म, संस्कृति, जाति या फिर देश तक सीमित नहीं होते, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण का आधार बनते हैं। सार्वभौमिक मानवीय मूल्य व्यक्ति के चरित्र निर्माण, सामाजिक समरसता और तथा विश्व शांति को बढ़ावा देते हैं। यह मूल्य लोगों के बीच आपसी विश्वास, भाईचारे का और सम्मान की भावना और को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, तथा मानव अधिकारों की अधिकार और रक्षा, गरिमा की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इनके पालन से समाज में एकता, सहयोग और नैतिकता का वातावरण बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को अपनाकर स्वयं, समाज और विश्व के विकास में योगदान देना चाहिए, ठीक। ये आपने क्या देखा, इंट्रो देखा, चैप्टर का है ना, चैप्टर का देखा भाई, चैप्टर का क्या मतलब है। सबसे पहला जो आपका टॉपिक था, आपने खुद देखा था ना, मानवीय मूल्यों को समझना, यही सबसे पहला टॉपिक था। इसको समझिए, क्या होते हैं ये मानवीय मूल्य, आखिर क्या होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज आखिर क्या होते हैं। तो समझिए, मानवीय मूल्य वे नैतिक और सामाजिक गुण है जो व्यक्ति के व्यवहार, मानवीय मूल्य कहाँ, व्यक्ति के व्यवहार, सोच और कार्यों को सही दिशा प्रदान करते हैं। कितना इजी लैंग्वेज है, मजा आ रहा है पढ़ के, समझ आ रहा है कि नहीं। ये मूल्य व्यक्ति को खुद, स्वयं, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेरित करते हैं। और मानवीय मूल्य जीवन में शांति, सद्भाव, सम्मान और नैतिकता बनाए रखने में सहायता करते हैं। समझ गए। तो आप लोग समझ गए भैया कि क्या है मानवीय मूल्य। कुछ मानवीय मूल्य है, प्रमुख मानवीय मूल्य देखिए। तो भाई सत्य क्या है, मानवीय मूल्य, इसको पढ़िए आप लोग। ईमानदारी मानवीय मूल्य है। वीडियो को रोक कर ये सब पढ़िए, पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा टॉपिक बता रहा हूँ, पॉइंट बता रहा हूँ, और ये आप लोग पढ़िए, क्योंकि देखो भाई इजी लैंग्वेज ही है, साथ में हम लोग पढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा सम्मान, पांचवा जिम्मेदारी, ये सब मानवीय मूल्य है। सहयोग क्या है, मानवीय मूल्य। सहनशीलता क्या है, मानवीय मूल्य। इनकी महत्व की बात करूं, मानवीय मूल्य की, तो ये व्यक्ति के विकास में सहायता करते हैं, सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं, नैतिक और अनुशासित जीवन में जीने की प्रेरणा देते हैं, और समाज में शांति, एकता और सद्भाव बनाए रखते हैं, ठीक। और व्यक्तिगत से सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य तक मानवीय मूल्य के बारे में बात किया जाए, तो मानवीय मूल्य केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं होते, बल्कि उनका जो प्रभाव परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व तक फैलता है। जब व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे मूल्य को अपनाता है, अभी मूल्य कौन सा, मानवीय मूल्य, मूल्य बोला तो है भाई, मानवीय मूल्य, सत्य, अहिंसा,
ठीक है? ये सब बहुत सारे अभी देखे तो जो हम लोगों ने, तो वे मूल्य धीरे-धीरे व्यापक स्तर पर मानव कल्याण का आधार बन जाता है। ठीक? और इस क्या है कि देखो व्यक्तिगत से सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य तक मानवीय मूल्य की बात करें तो इसका मूल्य व्यक्तिगत स्तर पर क्या दिखता है? इस स्तर पर व्यक्ति अपने विचारों, व्यवहार और कार्यों में सत्य, ईमानदारी, ठीक, अनुशासन तथा आत्म-सम्मान जैसे मूल्यों को अपनाता है। ये मूल्य उसके व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी के विकास में सहायता करते हैं। समझ में आ गया? दूसरा, ये पारिवारिक स्तर को बढ़ाता है। ठीक है? पारिवारिक स्तर में व्यक्ति के अच्छे मूल्य परिवार में प्रेम, विश्वास, सहयोग, सम्मान, वातावरण बनाते हैं। इससे परिवार के सदस्य के बीच मजबूत संबंध विकसित होता है। उसी प्रकार आपका सामाजिक स्तर में देखिए, राष्ट्रीय स्तर में देखिए, ठीक? सार्वभौमिक स्तर में देखिए, क्या है सार्वभौमिक स्तर में? सार्वभौमिक स्तर पर मानवीय मूल्य संपूर्ण मानवता के कल्याण पर बल देते हैं। ये प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, शांति और मानव अधिकारों का सम्मान विश्व में भाईचारे और वैश्विक शांति को बढ़ावा देते हैं। ठीक? अगला है आपका टॉपिक इसमें पॉइंट, दिन प्रतिदिन के जीवन के निर्णयों को निर्धारित करने वाले मानवीय मूल्य। तो ये कौन-कौन से होते हैं? ठीक है? सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सम्मान, करुणा, ये सब, न्याय, सहयोग, ठीक है? तो दैनिक जीवन में काम आने वाले ये मानवीय मूल्य होते हैं। और उसके बाद क्या है, दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है? तो सही और नैतिक निर्णय लेने में इससे सहायता मिलती है। व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाते हैं, विश्वास और सम्मान की भावना विकसित करते हैं और जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। ठीक है? और अगला है मानवीय मूल्यों के स्तंभ। तो मानवीय मूल्यों के स्तंभ की बात करें तो वो होता है विश्वास, सत्यनिष्ठा, प्रेम, करुणा, उत्तरदायित्व, सह-अस्तित्व, पारस्परिक सम्मान, न्यायप्रियता। ठीक है? मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता की बात करें तो क्या है मानवीय मूल्यों की प्रासंगिकता? ठीक है? तो सत्य, ईमानदारी, करुणा, सम्मान, ये सब वही बात है। आप इसको रोक कर समझिए। पूरा समझ में आएगा ए टू जेड। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक? अब हम लोग चैप्टर 2 में प्रवेश कर लिए हैं। चैप्टर 2 में है आपका कानूनी जागरूकता। क्या है भाई? कानून लाइफ स्किल्स के अकॉर्डिंग कानूनी जागरूकता क्या है? ठीक? तो कानूनी जागरूकता के अकॉर्डिंग सबसे पहला हम लोग यहाँ पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, है ना? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 में भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है। तो ये 1882 में अधिनियम लागू हुआ और ये भारत का महत्वपूर्ण क्या है? कानून है। जो ध्यान रखना यही सब एमसीक्यू में बनता है। कहेगा कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक, तो आप बोलोगे 1882। इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, भारत में संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम लागू कब हुआ? 1882 में। यही सब एमसीक्यू बन जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का संपत्ति का हस्तांतरण से ये संबंधित नियम और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। यह अधिनियम मुख्य रूप से अचल संपत्ति जैसे भूमि, भवन आदि के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। ठीक है? इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हो इसको। विक्रय के लिए करार, एग्रीमेंट फॉर सेल। विक्रय के लिए करार वह समझौता है जिसमें विक्रेता और क्रेता भविष्य में किसी संपत्ति के विक्रय एवं क्रय के लिए सहमत होते हैं। यह संपत्ति के तत्काल हस्तांतरण का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि भविष्य में निर्धारित शर्तों के अनुसार विक्रय करने का वादा होता है। इसके अंतर्गत संपत्ति का विवरण, मूल भुगतान की शर्तें तथा अन्य आवश्यक नियम निर्धारित किए जाते हैं। ये करार दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट तथा लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखने में सहायता करता है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो यह भविष्य में संपत्ति के विक्रय का वादा होता है। इससे संपत्ति का स्वामित्व तुरंत हस्तांतरित नहीं होता। इससे विक्रेता और विक्रेता की सहमति आवश्यक होती है। संपत्ति का मूल और शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी जाती है। यह दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है।
विवाद की स्थिति में कानूनी साक्ष्य के रूप में यह कार्य करता है। इसके आधार पर बाद में विक्रय विलेख निष्पादित की जाती है। ठीक। अगला है विक्रय विलेख। तो विक्रय विलेख क्या है? विक्रय विलेख एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है, ठीक है, जिसके माध्यम से किसी संपत्ति का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को निर्धारित करता है। तो कौन है? विक्रेता से, है ना, विक्रेता बेचने वाले से क्रेता में ये ट्रांसफर होता है और इसके मूल्य बदले हस्तांतरित किया जाता है। यह संपत्ति के विक्रय की प्रक्रिया का अंतिम क्या होता है? चरण होता है और संपत्ति पर क्रेता के अधिकार को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई जमीन खरीद रहा है, ठीक है, जमीन कोई खरीद रहा है तो वो क्रेता होगा, ठीक, और जमीन जो बेच रहा है वो तो जमींदार होगा, ठीक है, जिसको हम लोग विक्रेता बोलेंगे। तो जमीन जो बेचने वाला होगा क्या होगा? विक्रेता होगा। तो विक्रेता अगर जमीन बेच दिया तो क्रेता क्या बन जाएगा? ये जमींदार बन जाएगा, उस जमीन का क्या बनेगा? जमींदार, उस जमीन का जमीन मालिक हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो कानूनी अधिकारी है कि जब उसको आप बेच दिए तो वो हमेशा के लिए उसका हो गया, अब उससे आप नहीं मांग सकते। समझ में आ रहा है ये सब बात? स्वामित्व हस्तांतरण हो गया, ठीक। अगला प्रतिफल का होना। विक्रय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें संपत्ति के बदले धनराशि या फिर अन्य मूल्यवान प्रतिफल दिया था, है ना। जैसे मान लो कि अगर कुछ लिया तो उसके बदले पैसा दे दिया, और पैसा दे दिया तो भाई बिना प्रतिफल संपत्ति का हस्तांतरण विक्रय नहीं माना जाएगा। अगर पैसा दे दिया तो काम हो गया, पैसा दे दिया, सिग्नेचर कर दिया, तो ये है। कानूनी प्रमाण क्या होता है भाई? तो कानूनी प्रमाण भाई ये विक्रय विलेख संपत्ति के स्वामित्व का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी प्रमाण होता है। यह दस्तावेज न्यायालय में साक्ष्य के रूप में, है ना, प्रूफ के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और स्वामित्व संबंधी दावों को सिद्ध करने में सहायता करता है। जैसे मान लो कि कोई अगर जमीन बेचेंगे, जमीन कोई लेगा, तो वो सारा कागज को रेडी करेगा, सारा कागज को रखेगा, भाई हमने लिया था, ऐसा वैसा हैंट है, सारा पक्का सबूत बना के रखेगा। ऐसा नहीं कि कल होके इसको साथ धोखाधड़ी हो जाए, है ना, कल होके कहा कि भाई नहीं, हमने, हमको तुम पैसा नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा भी हो जाता है। फिर आपका संपत्ति का विस्तृत विवरण, पक्षकारों का विवरण, ये सब है। हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। उपहार विलेख देखिए, उपहार विलेख एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई, अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि अब एक उपहार विलेख क्या है? तो उपहार विलेख क्या है भाई? एमसीक्यू क्वेश्चंस में अगर बोला जाए तो ये कानूनी क्या है भाई? दस्तावेज है। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखोगे इसको। व्यक्ति अपनी चल या फिर अचल संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छा से तथा बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित करता है। उपहार प्रेम, स्नेह, सम्मान या फिर पारिवारिक संबंधों के आधार पर दिया जाता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 के अनुसार उपहार का हस्तांतरण वैध होने के लिए दाता की स्वतंत्र सहमति तथा प्राप्तकर्ता की स्वीकृति आवश्यक है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो ये निःशुल्क हस्तांतरण उपहार विलेख की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें संपत्ति के बदले कोई धनराशि या फिर अन्य प्रतिफल नहीं लिया जाता है। तो निःशुल्क यहाँ पर हस्तांतरण होता है। तो इसमें क्या आपने देखा? तो ये इसमें आपने देखा उपहार विलेख में कि अगर कोई दे दिया प्रेम के कारण, है ना, प्रेम से, दान में, तो इसमें पैसा नहीं, पैसा लेकर नहीं, प्रेम से दे दिया, दान में दे दिया, है ना, कोई भाई दिल होता है ना, कोई खुशी हुआ तो दे दिया, भैया दे तो दिए, उसी में होश खो के दे दिए, लेकिन बात क्या है भाई, आपको वो समझना पड़ेगा कि आपने उसे दे दिया, आप बाद में ले नहीं सकते उससे। ये नहीं कि हम दे दिए, जब वो काम आ रहा था, वो, है ना, हमारा कोई काम कर रहा था हमसे, हम उससे खुश थे तो उनको दे दिए, बाद में हमसे ले लेंगे, नहीं भैया, ये निःशुल्क हस्तांतरण हो गया है। ठीक। ये स्वैच्छिक हस्तांतरण हो गया, मतलब खुद की इच्छा से मैंने उनको दिया है। ये दाता और प्राप्तकर्ता, तो ये दिया गया है और कोई प्राप्त किया है भैया, ये सब चीज ध्यान देना पड़ेगा। और ये स्वीकृति की अनिवार्यता, उपहार तभी वैध माना जाता है जब प्राप्तकर्ता उसे स्वीकार कर ले। तो भैया वो अगर स्वीकार कर लिया, अगर किसी को आप दे रहे हैं तो वो उसका हो गया, बाद में ये आप ये नहीं कह सकते ये मैंने नहीं दिया है। यदि उपहार की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो उपहार पूर्ण नहीं माना जाएगा। ठीक, अगर वो नहीं ले रहा है तो ये मानने जा लिखित दस्तावेज, इसमें क्या, अचल संपत्ति को उपहार के लिए विलेख का लिखित रूप में होना आवश्यक है। हाँ, लेकिन मान लो अगर गिफ्ट में भी अगर कोई दे रहा है तो वो भी लिखाया होना चाहिए। ये नहीं कि हम बोल दिए ये आपको जमीन दे दिया,
बस दिया तो नहीं है, दे दिया, आपके नाम कर दिया, लेकिन सबूत पक्का तभी करा लेना है, ठीक है? नहीं तो फिर आपका कोई भी इसमें हक नहीं बनेगा, आपका भी नहीं बोल सकते ये हमको दिया गया था। समझ में आ गया? ठीक। तो कानून हर चीज को सबूत के साथ रखने के लिए कहता है। अगला है पंजीकरण की आवश्यकता। अचल संपत्ति के उपहार के लिए उपहार विलेख का पंजीकरण अनिवार्य होता है। पंजीकरण के बिना उपहार को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है ना। उपहार दिया है लेकिन पंजीकरण अगर नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसे अवैध माना जाएगा। और उसमें गवाह भी होना चाहिए, गवाहों की उपस्थिति भी होना चाहिए, कानूनी सुरक्षा भी होना चाहिए, सब चीज। अगला फिर आपका आता है भाई वसीयत। क्या है वसीयत? देखिए, वसीयत, वसीयत या फिर विल एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति के वितरण संबंध में अपनी इच्छा को व्यक्त करता है। ठीक है? तो आपने क्या देखा कि जो अगर कोई मर गया, कोई मर मतलब जाएगा, उससे पहले कोई वसीयत करा लेता है कि भाई ये हमारा जो जमीन है हमारे बेटा को जाना चाहिए, हमारे बेटा को जाएगा, पहले ही लिखवा लेता है कि हम अगर मर जाए तो ये जमीन मेरे बेटा का जाएगा, इस बेटा को इतना जाएगा, उस बेटा को इतना जाएगा, है ना? इस किसी के नाम, जिसके भी नाम से उसको करना हो, जिसके पास बेटा ना हो, जिसके पास है ना, ये सब ना हो, वो किसको दे ना दे वो पहले से ही तय कर लिया जाएगा। तो यही है, वसीयत बनाने वाले व्यक्ति को वसीयतकर्ता कहा जाता है। वसीयत के माध्यम से व्यक्ति यह निर्धारित कर सकते हैं उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति किस व्यक्ति या फिर व्यक्तियों को और किस प्रकार प्राप्त होता है, होगी, है कि नहीं? वही बात जैसे मैंने बोला वही है, कोई दिक्कत ना है ना? ये जो है तभी होता है जब मृत्यु के बाद प्रभावी होता है। ये मृत्यु के बाद इसका प्रभाव दिखता है। स्वैच्छिक दस्तावेज होता है, खुद की इच्छा से दिया जाता है। संपत्ति के वितरण का माध्यम, वसीयतकर्ता की क्षमता, लिखित रूप में होना, गवाहों की आवश्यकता, संशोधन और निशस्तीकरण, ये सब संपत्ति पर नियंत्रण बना रहता है जिसको दिया जाता है। विवादों में कमी होती है। पहले अगर ये चीज वेरीफाई हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि भाई, है ना, रजिस्ट्री हो जाता है कि भाई हाँ इसका हो गया तो उसी को, है ना, तभी विवाद नहीं होता है, कानूनी मान्यता भी इसका प्राप्त है। अब त्याग विलेख क्या है भाई? त्याग विलेख को भी समझ जाइए। तो त्याग विलेख जो है ये एक कानूनी, ये भी क्या है, कानूनी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसके अनुसार, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में मौजूद हिस्सेदारी या फिर अधिकार को स्वेच्छा से किसी अन्य स्वामी या फिर उत्तराधिकारी के पक्ष में छोड़ देता है। इसका उपयोग मुख्य संयुक्त पैतृक संपत्ति के मामले में किया जाता है। प्रमुख बिंदु, इसमें अधिकारों का त्याग होता है, ठीक, और सह स्वामियों के बीच उपयोग होता है, स्वैच्छिक कार्य होता है। बाकी इसको पढ़िए, इसके अंदर में जो भी लिखा है पढ़िए। पंजीकरण की आवश्यकता पड़ती है, इसमें कानूनी वेरिफिकेशन इसका भी करना पड़ता है, कानूनी प्रमाण इसका भी बनना पड़ता है। इससे विवादों की रोकथाम होती है। अगला है साधारण क्या, मुख्तारनामा। क्या भाई? साधारण मुख्तारनामा क्या है भाई? ये भी देखिए। साधारण मुख्तारनामा एक कानूनी क्या है, दस्तावेज है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या फिर मुख्य व्यक्ति, प्रिंसिपल, किसी अन्य व्यक्ति, एजेंट को अपनी ओर से विभिन्न कार्य के करने, निर्णय लेने तथा कानूनी एवं वित्तीय मामले का प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है? यह अधिकार सामान्य कार्यों के लिए दिया जाता है और इनमें, इसमें कई प्रकार के कार्य शामिल होते हैं। तो साधारण मुख्तारनामा आपने क्या देखा? यह कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से कार्य करने के लिए निर्णय तथा कानूनी दस्तावेज, ठीक है, कानूनी वित्तीय मामलों को प्रबंधन करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है? समझ आ गया? एक आदमी किसी दूसरे आदमी को देता है। अब देखो, प्रमुख बिंदु इसमें क्या है कि प्रतिनिधित्व का अधिकार उसको मिलता है, समान कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, लिखित कानूनी दस्तावेज इसका भी होता है, व्यापक अधिकार प्रदान होता है, मुख्य व्यक्ति के हित में कार्य होता है, इसके लिए भी सीमाएं निर्धारित की जाती है, रद्द करने योग्य भी इसको बनाया जाता है, कानूनी मान्यता इसमें भी प्राप्त है। ठीक, उसके बाद है अगला क्या है, वैवाहिक और विरासत का अधिकार। वैवाहिक विवाद पति पत्नी के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेद, असहमति या फिर कानूनी समस्या है जो विवाह, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति और बच्चों की अभिरक्षित अभिरक्षा जैसे विषयों से संबंधित हो सकती है। विरासत का अधिकार, यहाँ पे विरासत का अधिकार था, तो विरासत का अधिकार क्या है? वह कानूनी अधिकार है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी
उत्तराधिकारी को क्या प्राप्त होती है? वैवाहिक विवादों का प्रभाव कई बार विरासत के अधिकारों पर पड़ती है। मान लो हो सकता है कोई तलाक दे दिया, अगर उससे शादी किया, अगर तलाक दे देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका सारा संपत्ति, जो तलाक देने से पहले जो उनके नाम से था उनको उतना देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि तलाक के बाद आप ये बोलोगे ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तो तलाक के समय सभी लिख लिया जाता है, ठीक है। और विरासत की बात, अगर मृत्यु हो जाए तो विरासत में उनका जो भी उनके उत्तराधिकारी जो भी होते हैं, उनके बाद जो भी होते हैं, जैसे उसका पुत्र हो गया उत्तराधिकारी या फिर उसका कोई भी ना, उसके बाद जो भी आएगा वो उसका हो जाएगा, ठीक है। ये कानूनी के अकॉर्डिंग पहले से ही तय होता है। अगर नहीं दिया है तो उसका अपना जो होगा उसका हो जाएगा, ठीक। प्रमुख बिंदु, पति पत्नी का उत्तराधिकार अधिकार क्या है? इसका समझिए। विवाहित पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की संपत्ति में कानूनी अधिकार उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार प्राप्त हो सकता है। तलाक का प्रभाव, तलाक होने के बाद सामान्यतः पति पत्नी एक दूसरे की संपत्ति उत्तराधिकारी संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं रहते हैं कि नहीं। मतलब अगर तलाक दे दिया है तो एक दूसरे का संपत्ति का अधिकार वो नहीं होंगे। समझा गया, जब तक किसी वसीयत में विशेष प्रावधान ना किया गया हो। मतलब कि अगर कोई तलाक लेना चाहता है, अगर वो बोलेगा कि भाई नहीं हम तलाक लेंगे, हमको इतना ये चाहिए, हमको उतना वो नहीं, तभी नहीं। अगर अगर उसका जो देखो शादी के जब प्रेम था, जब शादी विवाह किया, जब प्रेम था, तो प्रेम के चक्कर में ये अगर कुछ दे दिया है, कुछ किसी के नाम अपनी पत्नी के नाम कर दिया था, तो उसके बाद अगर वो तलाक मांग रहा है तो वो पत्नी के ही नाम से रहेगा, वो उसके नाम से कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर नहीं किया था कुछ, उसके नाम से नहीं दिया था उसको, तो फिर भाई तलाक होने के बाद वो कुछ भी नहीं मांग सकता। वो समझा गया। बात करते हैं बच्चों के अधिकार की। वैवाहिक विवाद होने पर भी बच्चे का अपने माता पिता की संपत्ति पर कानूनी अधिकार बना रहता है। हाँ भाई, ये तो बात है, विवाह होने के बाद अगर तलाक भी देते हैं, इसमें भैया बच्चे का बात सही लग रहा है, तो बच्चा का तो भाई यहाँ होता है, बच्चा का संपत्ति तो भाई अगर तलाक दे भी देंगे तो यहाँ पे दोनों का भाई बराबर ये होगा। बच्चा है तो बच्चा के अकॉर्डिंग उनको देना पड़ेगा भाई, ठीक है। कानूनी अधिकार होता है कि बच्चे का होगा, ठीक। वसीयत का महत्व, यदि मृतक से वसीयत बनाई जाती है तो संपत्ति का वितरण वसीयत के अनुसार किया जाता है। वसीयत न होने पर उत्तराधिकार कानून लागू होते हैं। भरण पोषण और संपत्ति संबंधी दावे, वैवाहिक विवादों के कारण भरण पोषण, गुजारा भत्ता, संपत्ति संबंधी दावे विरासत के मामले में प्रभावित करते हैं। कानूनी संरक्षण, उत्तराधिकार कानून पति पत्नी बच्चों और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों उत्तराधिकारियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं तथा संपत्ति के न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह से अगला है घरेलू हिंसा। क्या है घरेलू हिंसा, इसे भी समझिए। घरेलू हिंसा की बात करें स्टूडेंट्स, घरेलू हिंसा वह हिंसा या फिर दुर्व्यवहार है जो परिवार या फिर घरेलू संबंधों में एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किया जाता है। इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक तथा मौखिक उत्पीड़न शामिल हो सकता है। घरेलू हिंसा किसी भी आयु, लिंग या फिर सामाजिक वर्ग के व्यक्ति के साथ हो सकती है, लेकिन अधिकांश मामले में महिलाएं इसका शिकार होती है। भारत में महिलाओं को घरेलू हिंसा के संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2050 2005 लागू किया गया है। समझ में आ गया। प्रमुख बिंदु, शारीरिक हिंसा क्या है इसमें, देखो शारीरिक हिंसा क्या होता है, इसमें मारपीट, धक्का देना, चोट पहुंचाना, किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि पहुंचाना, ये सब शामिल है। यह घरेलू हिंसा का सबसे स्पष्ट रूप है। तो ये ऐसा होता है जब घरेलू हिंसा होता है तो मानसिक एवं भावनात्मक उत्पीड़न हो जाती है। लगातार अपमान करना, धमकी देना, डराना, मानसिक तनाव उत्पन्न करना भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। इससे व्यक्ति के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक हिंसा, जब किसी व्यक्ति को आर्थिक संसाधनों, धन या फिर संपत्ति के उपयोग से वंचित किया जाता है, उस पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है, तो इससे आर्थिक क्या कहा जाता है, हिंसा कहा जाता है। मौखिक हिंसा क्या होता है, गाली गलौज करना, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना और बार बार आलोचना करना मौखिक हिंसा के उदाहरण है। यह व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान को प्रभावित करते हैं। कानूनी सुरक्षा, कानूनी संरक्षण, घरेलू हिंसा के पीड़ितों को कानूनी द्वारा
सुरक्षा, निवास या फिर का अधिकार, संरक्षण आदेश तथा अन्य कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। सामाजिक प्रभाव देखिए इसका। घरेलू हिंसा का प्रभाव केवल पीड़ित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार, बच्चे और समाज पर भी इसका असर पड़ता है। इससे पारिवारिक संबंधों में तनाव और सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है। इस प्रकार अगला है शिकायत और सहायता की व्यवस्था। इसमें पढ़िए। अगला है दंडिक कार्यवाही। क्या है भाई? इसको भी पढ़िए। दंडिक कार्यवाही वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी अपराध के होने पर अपराधी के विरुद्ध कानून के अनुसार जांच, मुकदमा और दंड की कार्यवाही की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध की रोकथाम, अपराधी को दंड देना तथा समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक। दंडिक कार्यवाही राज्य द्वारा न्यायालय के माध्यम से संचालित की जाती है। तो इसको पढ़िए। प्रमुख बिंदु इसका है अपराध की सूचना, पुलिस जांच, आरोप पत्र, न्यायालय में सुनवाई, अभिव्यक्ति के अधिकार, छठा में है निर्णय और दंड। अगला है प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट आई इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक। क्या है? क्या है भाई? ये भी पढ़िए, एमसीक्यू में आने की संभावना ये सब रहता है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट वह लिखित दस्तावेज है जो किसी संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है कि नहीं। यह आपराधिक न्याय प्रक्रिया का पहला क्या होता है? संचरण होता है और इसी के आधार पर पुलिस जांच प्रारंभ करती है। एफआईआर में अ, अपराध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे घटना का समय, स्थान, प्रकृति, संबंधित व्यक्तियों का विवरण दिया जाता है। जैसे कि आपराधिक कार्यवाही का प्रारंभ की बात करें तो ये सब इम्पोर्टेंट है। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद ही पुलिस अपराध की क्या करते हैं? जांच की औपचारिकता प्रक्रिया। जैसे ही एफआईआर दर्ज करवाया, फर्स्ट आपने क्या देखा? एफआईआर में आपने क्या देखा भाई? है ना? एफआईआर में आपने क्या देखा? यहाँ पर ध्यान रहना, भूलना नहीं। एफआईआर में आपने क्या देखा? यहाँ पर देखो, एफआईआर का फुल फॉर्म याद रखना। फुल फॉर्म इसमें देखो, एफआईआर का देखो पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म है ना, एक्सटेंड करने के लिए कहा जा सकता है एमसीक्यू में। तो एफआईआर का फुल फॉर्म होगा आपका, याद रखना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ध्यान देना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सबसे पहला इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है ये। कोई किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस में लिखा है ना, स्टेशन में लिखाया जाता है। ठीक है। इस तरह से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है ये। ठीक। उसके बाद जांच चलता है ना, अपराधों में दर्ज की जाती है, लिखित दस्तावेज बनता है, पुलिस द्वारा इसका जांच होता है, सूचना देने के वाले का विवरण होता है। ठीक। निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का इसमें अधिकार होता है। एफआईआर को दर्ज करवाएगा अगर पुलिस स्टेशन में, तो उसको निःशुल्क एफआईआर दर्ज करना होगा। ये नहीं कि घूस लेके एफआईआर दर्ज करवाए, तो ये गलत है। ये कानूनी रूप से ये अवैध है। न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इसका महत्व होना चाहिए। ठीक। इस तरह से हिरासत और जमानत की मंजूरी। हिरासत वह स्थिति है जिसमें किसी अपराध के संदेह या फिर आरोप के आधार पर किसी व्यक्ति को पुलिस या फिर न्यायालय के आदेश से नियंत्रण में रखा जाता है। दूसरा क्या है? हिरासत मतलब समझते हो? नियंत्रण में रखा जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब कि पुलिस स्टेशन में पुलिस अगर हिरासत में लिया तो वो अपने स्टेशन में रखेगा। ठीक है। बंद करके रखेगा। ठीक। उसके कंट्रोल में रहेगा। जो का ये होगा, आरोपी होगा। समझ में आ गया? और जमानत होता है, जमानत का मतलब होता है बेल। बेल हो गया उसका, है ना। जमानत मतलब कि वो बाहर निकल गया। तो जमानत भी क्या है? वो कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आरोपी को कुछ शर्तों, आश्वासनों के साथ अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है। ठीक है। जमानत क्या होता है? कुछ शर्त है, कुछ है ना, मतलब कि वो गलत नहीं हुआ। जैसे एफआईआर किसने दर्ज करवाया, हो सकता है वो ये हो, अपराध ना किया हो। ठीक है। वो निर्दोष हो, तो जब उसको उसको प्रूफ मिल जाता है कि ये निर्दोष होता है, तो उसका जमानत कर दिया जाता है। ठीक। हिरासत और जमानत का उद्देश्य एक और अपराध की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना तथा दूसरी ओर आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना है। हिरासत का देखो, हिरासत क्या होता है भाई? हिरासत के समय उनका उद्देश्य होना चाहिए भाई, क्यों हिरासत क्यों जा रहा है ना। तो हिरासत में आरोपी को जांच, पूछताछ और न्यायिक प्रक्रिया के लिए रखा जाता है, ताकि उससे ये पता चले कि भाई ये इसने जो गलती आरोपी जो एफआईआर दर्ज किया गया, क्या सच में ये आरोपी है या फिर नहीं। पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत। अगला, जमानत का क्या अधिकार, इस तरह से जमानत की शर्तें, न्याय की भूमिका, ये सब पढ़िए। अब अगला है स्टूडेंट्स किशोर न्याय। किशोर न्याय वह प्रणाली है जो कानून का उल्लंघन करने वाले, संरक्षण एवं देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बनाई गई है ना।
इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को दंडित करना नहीं है ना। मतलब अगर कोई छोटा-सा किशोर है, अगर वो कोई गलती कर दिया तो उसको दंड नहीं दिया जाता है, उसको समझाया जाता है, उनका सुधार, पुनर्वास मौका दिया जाता है, सामाजिक पुनर्स्थापन करना होता है। भारत में किशोर न्याय से संबंधित प्रावधान यानी कि ये 2015 के अंतर्गत दिए गए हैं। क्यों? किशोर न्याय से संबंध क्या प्रावधान, ठीक? इसमें बच्चों के अधिकार की सुरक्षा निर्धारित की जाती है, सुधारात्मक दृष्टिकोण होता है, बाल न्याय रिपोर्ट, बाल न्याय बोर्ड, इसमें क्या होता है, कानूनी का उल्लंघन करने वाले बच्चों के मामले की सुनवाई बाल न्याय बोर्ड द्वारा की जाती है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन, विशेष संरक्षण, गोपनीयता का संरक्षण, इस तरह से। आरोप पत्र, क्या होता है आरोप पत्र? आरोप पत्र वह अधिकार दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा किसी आपराधिक मामले की जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों, एकत्र किए गए साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा जांच के निष्कर्मों का विवरण होता है। यह दंडी कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसके आधार पर न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई होती है। तो आरोप पत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जांच का अंतिम परिणाम होता है ये, ठीक है? न्यायालय में इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, आरोपों आरोपों का विवरण होता है, साक्ष्यों का उल्लेख किया जाता है, गवाहों की सूची बनाया जाता है इसमें, ठीक? और इसका कानूनी आधार होता है और मुकदमे की शुरुआत का आधार इसमें होता है। जैसे कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अ, ही ये न्यायालय में औपचारिक रूप से मुकदमे चला सकते हैं। अगला है विचार का अर्थ, सॉरी विचार का अर्थ नहीं, विचारण का अर्थ है। बाकी ये जो है आपका विचारण का अर्थ, इन सबको आप ना एक बार रोक के पढ़ लीजिए या फिर इसके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो देखिए अब आपका आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य। देखिए, इनमें सबसे पहला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, सार्वजनिक स्वास्थ्य में स्वच्छता क्या है, ठीक? तो यहाँ स्वच्छता का क्या मतलब होता है? अपने शरीर, वस्तुओं और आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखना, ताकि स्वास्थ्य क्या हो, अच्छा रहे और बीमारियों से बचाव हो सके, यही स्वच्छता है। यह एक ऐसी आदत और जीवन शैली है जो व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाए रखती है कि नहीं? स्वच्छता केवल व्यक्तिगत स्तर पर तक सीमित नहीं बल्कि इसमें घर, समाज, विद्यालय, कार्यस्थल, पूरे पर्यावरण की सफाई भी शामिल होती है। यदि स्वच्छता का पालन नियमित रूप से किया जाए तो संक्रामक रोगों का प्रसार कम होता है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। यह मानव जीवन का एक पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा है जो स्वास्थ्य समाज के निर्माण में सहायता करता है। अब व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है? तो इसे समझिए। व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है अपने शरीर और दैनिक आदतों को साफ-सुथरा रखना ताकि शरीर स्वस्थ रहे और बीमारियों से बचाव हो सके, ठीक? अगला इसमें नियमित रूप से स्नान किया जाए, ठीक? हाथों की स्वच्छता, हाथों को साफ किया जाए, दाँतों की देखभाल किया जाए, साफ-साफ कपड़े पहना जाए, नाखूनों की कटाई होना चाहिए, बालों की स्वच्छता, ये व्यक्तिगत स्वच्छता हुआ। सार्वजनिक स्वच्छता क्या? सार्वजनिक स्वच्छता का अर्थ है समाज और सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, पार्क, विद्यालय, अस्पताल, बाजार आदि को साफ और स्वच्छ रखना है कि नहीं? तो व्यक्तिगत सिर्फ फिर खुद को साफ-सुथरा रखने से नहीं होता, समाज के अकॉर्डिंग आपके अगल-बगल जो भी है, आप जहाँ भी रहते हो, आपका जो पर्यावरण है, उनको भी साफ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? यह पूरे समाज के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। यदि अगर सार्वजनिक ही स्थान साफ नहीं होंगे तो बीमारियाँ का प्रसार कम होगा, है ना? और लोग क्या करेंगे, अगर अगर क्या करा, यदि सार्वजनिक स्थान साफ होंगे तो बीमारी का मतलब, अगर साफ-सुथरा रहेंगे सार्वजनिक स्थान तो बीमारी नहीं ना फैलेगा, है ना? एक स्वस्थ वातावरण में जीवन भी अच्छा से जी सकेंगे। यह केवल सरकार का ही नहीं काम होता बल्कि हम नागरिकों का भी ये ज़िम्मेदारी होता है। संविधान के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये ज़िम्मेदारी नागरिकों का होता है कि भाई नागरिकों के नागरिक कर्तव्य जो ये होते हैं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, ठीक? और इसमें से भैया कचरे का निपटान किया जाना चाहिए, स्वच्छ
स्वच्छ पेयजल हो, शौचालय का उपयोग हो, है ना? जहाँ तहाँ बाथरूम जाके ना कर लें, स्वच्छता का, सार्वजनिक स्थानों की सफाई हो, प्रदूषण नियंत्रण हो, प्रदूषण ना फैलाएं, सामुदायिक सहयोग हो, इसमें सब मिलजुल के काम करें और स्वच्छता के प्रति जागरूकता हो। इस तरह से ये आपका है। अगला है प्राथमिक चिकित्सा। क्या होता है प्राथमिक चिकित्सा? ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलता है फर्स्ट एड। तो प्राथमिक चिकित्सा वह तात्कालिक और प्रारंभिक सहायता है जो किसी घायल, दुर्घटनाग्रस्त या फिर अचानक बीमार व्यक्ति को डॉक्टर या फिर अस्पताल पहुंचने से पहले दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की जान बचाना, उसकी स्थिति को स्थिर करना और आगे की जटिलताओं को रोकना होता है। प्राथमिक चिकित्सा किसी भी साधारण व्यक्ति द्वारा सीमित साधनों की मदद से दी जाती है, इसलिए इसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यह दुर्घटना, चोट, जलन, रक्तस्राव, बेहोशी, सांस रुकना, अचानक स्वास्थ्य खराब होना जैसी समस्या में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही सही समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा कई बार व्यक्ति की जान बचा सकती है और रिकवरी का भी तेज कर सकती है ना? तो ये जिसमें से आपने ये देखा कि प्राथमिक चिकित्सा में आपका आ जाता है जीवन रक्षा, ठीक? पढ़िए इसको। स्थिति को बिगड़ने से रोकना, प्राथमिक चिकित्सा, दर्द और अवसादों में राहत मिलना, प्राथमिक चिकित्सा, त्वरित सहायता, संक्रमण से सुरक्षा करना, ये सब। मानसिक सहारा, आगे उपचार में सहायता। अब देखो मानसिक प्राथमिक चिकित्सा क्या है? समझिए। मानसिक प्राथमिक चिकित्सा वह प्रारंभिक सहायता है जो किसी व्यक्ति को अचानक मानसिक तनाव, सदमा, भय, चिंता, दुर्घटना या फिर हानि या फिर भावनात्मक संकट की स्थिति में तुरंत दी जाती है। ठीक है? मतलब उसको इसका ट्रीटमेंट किया जाता है ना, तो वो मानसिक प्राथमिक चिकित्सा होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? हमने जो देखा। इसका उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत रखना होता है। उसे सुरक्षित महसूस कराना और उसकी भावनात्मक स्थिति को स्थिर करना ये होता है। यह सहायता डॉक्टर या फिर मनोवैज्ञानिक तक पहुँचने से पहले दी जाती है और किसी भी समान व्यक्ति द्वारा साझेदारी, समझदारी और सहानुभूति के साथ प्रदान की जाती है। ठीक है? मानसिक प्राथमिक चिकित्सा में व्यक्ति को शांत रख करना, ठीक? भावनात्मक सहारा देना, ध्यानपूर्वक सुनना, आत्मविश्वास बढ़ाना, सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, तनाव कम करने में सहायता करना और आगे की सहायता के लिए प्रेरित करना, ये सब। अगला है कार्डियोफिसी पुनर्जीवन, ठीक है? पल्मोनरी रिससिटेशन और कार्डियोफुफसी पुनर्जीवन एक आपातकालीन जीवन रक्षक है। तो ध्यान रखना, ये सब एमसीक्यू में आएँगे आपके, है ना? ध्यान रखना सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, ठीक है? तो ये आपका सीपीआर का फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ये कब किस में काम, देखो ये क्या है, इसमें क्या होता है? ये आपातकालीन जीवन रक्षक तकनीक है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की साँस जब फूल जाती है, तो जब साँस रुक जाती है या फिर उसका हृदय काम करना बंद हो कर देता है, तब तब उपयोग किया जाता है किसका? सीपीआर का, ध्यान देना, ठीक? तो एमसीक्यू में इसका ध्यान रखना। और सीपीआर के अकॉर्डिंग जीवन बचाने की, है ना? सीपीआर का यूज़ होता है जीवन बचाने की प्रक्रिया के लिए, ठीक है? क्योंकि सीपीआर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्ति की जान बचाना होता है। सीपीआर का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति की जान बचाना होता है। जब दिल धड़कन बंद कर देता है, तो शरीर में रक्त संचार रुक जाता है। तो सीपीआर द्वारा ही इस रक्त संचार की अस्थायी रूप से, कृत्रिम रूप से बनाए रखता है। इससे व्यक्ति के जीवित हो रहने की संभावना बढ़ जाती है कि नहीं? और सीपीआर के अकॉर्डिंग छाती पर दबाव दिया जाता है, ठीक? कंप्रेस किया जाता है ना, कंप्रेशन, कृत्रिम साँस दिया जाता है सीपीआर के ज़रिए से। तो समय का इसमें महत्व है, इसमें भाई सीपीआर हमारा समय के महत्व को समझता है, क्योंकि सीपीआर में समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यदि यदि दिल रुकने की 4 से 6 मिनट के भीतर सीपीआर शुरू नहीं किया, मतलब कि साँसें रुक गई है, ठीक है? अगर आपकी साँसें
आपकी सांसें अगर रुक गई है, अगर सीपीआर का यूज़ कर लिया गया है, 4 से 5 मिनट के अंदर भी अगर सीपीआर का यूज़ किया, जैसे 1-2 मिनट के बाद भी अगर सांस रोकने के बाद सीपीआर का यूज़ कर लिया है, इसमें 50% से अधिक चांसेस होता है कि व्यक्ति का जान बच जाए, ठीक? रक्त संचार बनाए रखने के लिए भी सीपीआर का यूज़ किया जाता है। आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है सीपीआर का, तो बहुत इम्पोर्टेंट है भैया सीपीआर का उपयोग। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए सीपीआर का उपयोग किया जाता है, प्रशिक्षण का महत्व है सीपीआर के लिए। अब देखो बुजुर्गों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल क्या मतलब है कि ये वृद्ध व्यक्तियों की शारीरिक, बुजुर्गों की देखभाल में जो बूढ़े लोग होते हैं उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना ताकि वे सम्मान, तो भाई जब बूढ़े लोग हो जाते हैं तो उनका उनका शरीर काम करना बंद कर जाता है, उसका है ना, आँख, शरीर, मानसिक सब चीज़ उसका कमज़ोर हो जाता है। तो उनका सेवा करना बुजुर्गों की देखभाल में आएगा। उनको वे सम्मान, सुरक्षा और स्वच्छ अच्छे वातावरण, अच्छे है ना, अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन जी सके, इसके लिए हम लोग बुजुर्गों की देखभाल करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जो क्षमता होती है वो धीरे-धीरे कम होने लगती है और रोग उसमें बढ़ने लगता है। रोग प्रतिरोध शक्ति कमज़ोर हो जाती है ना? तो रोग से बचाने वाला जो शक्ति होता है उसके अंदर वो कमज़ोर होती है। कई बार अकेलापन या फिर मानसिक तनाव भी बढ़ जाती है इसमें। इसलिए बुजुर्गों की विशेष देखभाल करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए, उनकी आवश्यकता होती है ना? यह केवल परिवार की ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि समाज की भी नैतिक ज़िम्मेदारी के अकॉर्डिंग बुजुर्गों का सम्मान जीवन दिया जाए। लेकिन सिर्फ़ ये परिवार का ही ये कर्तव्य नहीं होता है, समाज का भी कर्तव्य है कि भाई बुजुर्गों का सम्मान करें। अपने जीवन में परिवार और समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। तो बुजुर्गों की देखभाल कैसे करेंगे? उसका शारीरिक देखभाल करेंगे, मानसिक और भावनात्मक का सहारा बनेंगे उनका, है कि नहीं भैया? पौष्टिक आहार उनको देंगे, ठीक है? और नियमित चिकित्सा देखभाल करते रहेंगे उनका, है ना? और सुरक्षित वातावरण में उनको रखेंगे, सम्मान और सामाजिक भागीदारी देंगे। मनोरंजन और गतिविधियाँ के तरीके से हम उसका देखभाल कर सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली वह संगठित ढांचा है जिसके माध्यम से देश की जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को उपचार, रोकथाम, पुनर्वास और स्वास्थ्य संवर्धन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। भारत में यह प्रणाली सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा संचालित होती है। स्वास्थ्य सेवाएं देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराई जाती है ताकि हर व्यक्ति को समय पर चिकित्सा मिल सके। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया के अकॉर्डिंग इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल, है ना, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, निजी स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली, ये सब। अगला है अंगदान। ठीक, अंगदान क्या होता है समझिए। अंगदान या फिर ऑर्गेन डोनेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में या फिर मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंग जैसे कि किडनी, लीवर, हृदय, आँख आदि किसी जरूरतमंद मरीज को दान करता है। ठीक है, वो पहले ही कह देता है कि अगर हम मर जाएँ तो हमारा आँख को, हमारा किडनी को, हमारा लीवर को आप इनको दे देना, है ना? वो किसी का नाम करा देता है। इसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को बचाना होता है कि नहीं? उसकी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना होता है। अंगदान एक महत्वपूर्ण मानवीय कार्य माना जाता है। तो कभी-कभी जीवित व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपना शरीर के कुछ अंग देकर उसको जान बचाते हैं, है कि नहीं? तो भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएँ भी जागरूकता अभियान चलाई जाती है। तो अंगदान के लिए क्या कह सकते हैं? अंगदान क्या होता है? अंगदान जीवन बचाने का एक माध्यम है। अंगदान जीवित और मृत दोनों प्रकार का दान होता है। सहमति इसमें आवश्यक होती है, ठीक? कानूनी इसमें प्रक्रिया भी होती है, भाई किसी को और ऑर्गन देंगे तो उसमें भी कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक जागरूकता का इसमें महत्व होता है। चिकित्सा उपयोग की अगला है संचारी रोग। क्या होता है संचारी रोग? कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? देखिए इसको ऐसे देखिए, संचारी रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं और ये रोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर परजीवियों के कारण होते हैं। ये रोग हवा
पानी, भोजन या फिर सीधे संपर्क के माध्यम से फैल जाता है। तो ये चल के आता है ना, समझ में ना? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचता है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में पहुँचता है। तो ये हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, भोजन के ज़रिए, सीधा संपर्क के ज़रिए ये फैल जाता है और इसी को संचारी रोग कहते हैं। संचारी रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ी समस्या होते हैं और इसलिए इनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। कैसे? संचारी रोग संक्रमण का कारण बनता है, ठीक? संचारी रोग फैलने के माध्यम है, समझ लो। ये कैसे फैलता है? पानी के ज़रिए, हवा के ज़रिए, वही सब। बाकी पढ़िएगा, ये सब समझ में आ जाएगा। गैर संचारी रोग क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो गैर संचारी रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, है कि नहीं? ये रोग सामान्यतः लंबे समय तक बने रहते हैं, है कि नहीं? धीरे-धीरे विकसित होते हैं। इनका संबंध अक्सर जीवन शैली, आनुवंशिक कारकों, पर्यावरणीय प्रभाव तथा आवश्यक आदतों से होता है। जैसे कि धूम्रपान करना, असंतुलित आहार, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव या फिर शराब का अत्यधिक सेवन गैर संचारी रोगों के प्रमुख जोखिम। मतलब कि ऐसे लगेंगे ना तभी रोग नहीं होंगे, लेकिन ये थोड़ा धीरे-धीरे होता है, धीरे-धीरे। इसका रोग कैसे होता है? धीरे-धीरे होने लगता है। जब होता है तो भाई खतरनाक हो जाता है, समझ में आ गया? वर्तमान समय में हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर और उच्च रक्तचाप जैसे गैर संचारी रोग विश्व भर में मृत्यु और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से शामिल है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, दीर्घकालिक ये रोग होते हैं। जीवन शैली संबंध, समान उदाहरण मतलब ये जो कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई ड्रिंक कर रहा है तो वो रोग उसी को होगा, हमें नहीं होगा। कोई नशा कर रहा है तो वो कैंसर उसी को होगा भाई, हमें नहीं होगा। तो ऐसा है। अगला चैप्टर है स्टूडेंट्स विकलांगता का। तो बहुत सारे चैप्टर्स है इसमें। विकलांगता के दृष्टिकोण देखिए। विकलांगता एक ऐसी क्या है? विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर संवेदी अक्षमता के कारण दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई होती है। समय के साथ विकलांगता को देखने का दृष्टिकोण बदलता गया है। पहले इसे केवल व्यक्ति की कमजोरी या फिर बीमारी माना जाता है था, लेकिन आज इसे मानव अधिकारों, समान अवसरों और सामाजिक समावेश के दृष्टिकोण से देखा जाता है। विकलांगता व्यक्तियों को समाज का सम्मान और सम्मानित सदस्य मानते हुए उनकी आवश्यकता और अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है? इसमें चिकित्सीय दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, मानवीय दृष्टिकोण, समावेशी दृष्टिकोण, पुनर्व्यवस्थित दृष्टिकोण, आधारित दृष्टिकोण, सशक्तिकरण दृष्टिकोण ये सब आते हैं। विकलांगता के प्रकार की बात क्या है? विकलांगता के प्रकार, तो विकलांगता क्या होता है? तो आपने क्या देखा? इसमें ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या फिर संवेदी अक्षमता के कारण ये दैनिक कार्यों को करने, सीखने, संवाद करने या समाज में पूर्ण रूप से भाग लेने में कठिनाई होती है इससे। विकलांगता जन्मजात भी हो सकती है, लेकिन और दुर्घटना, बीमारी या फिर बढ़ती उम्र के कारण भी ये हो सकती है। विकलांगता के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनके अनुसार व्यक्ति को विशेष सहायता, शिक्षा और पुनर्वास सेवा की आवश्यकता होती है। तो विकलांगता के प्रकार में आपका सबसे पहला प्रकार शारीरिक विकलांगता, दूसरा दृष्टि विकलांगता, तीसरा श्रवण, इसको पढ़ लीजिए क्या होता है? श्रवण विकलांगता, इसमें बौद्धिक विकलांगता, मानसिक अलग-अलग टाइप से विकलांगता होते हैं। पढ़िए इसको, देखिए। वाक एवं भाषा विकलांगता, बहुविकलांगता और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार ये। तो विकलांग व्यक्तियों के लिए चुनौतियाँ क्या होता है भाई? विकलांग व्यक्ति क्या? जो समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उन्हें अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ उनके विकास और स्वतंत्र जीवन को प्रभावित कर सकती है। यद्यपि सरकार और समाज द्वारा उनके अधिकारों की रक्षा तथा सुविधाओं की उपलब्धता के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएँ और सामाजिक स्वीकृति से संबंधित कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को समझना और दूर करना एक समावेशी तथा समानतापूर्ण समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रमुख चुनौतियाँ क्या है? तो ये जो है कि शिक्षा प्राप्त करने में इनको कठिनाई होती है, रोजगार के अवसरों की इसमें कमी होती है। सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह,
सार्वजनिक सुविधाओं तक ये पहुँच की समस्या होती है, सब इस जगह नहीं पहुँच सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आर्थिक समस्याएँ भी इसको देखने को मिलते हैं, मानसिक और भावनात्मक चुनौतियाँ, ये सब। सहायक तकनीक और संसाधनों की इसको कमी होती है। विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध रियायतें और सुविधाएँ। तो विकलांग व्यक्ति को समाज में असमान अवसर, सम्मान, स्वतंत्र जीवन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न रियायतें, सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती है। इन सुविधाओं का उद्देश्य उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यात्रा और सामाजिक जीवन को अधिक सुगम बनाना है। भारत में विकलांगता व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएँ, कानूनी और प्रावधान बनाए गए हैं। इन सुविधाओं के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का अवसर मिलता है। प्रमुख रियायतें एवं सुविधाएँ, तो ये आपका शिक्षा में विशेष सुविधाएँ, रोजगार में आरक्षण, यात्रा में रियायतें, स्वास्थ्य सेवाएँ में सहायता, सहायक उपकरणों की उपलब्धता, आर्थिक सहायता और पेंशन, सुलभ वातावरण की व्यवस्था, कानूनी संरक्षण और अधिकार, ये सब। ठीक है, इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने चौथा चैप्टर कंप्लीट किया। अब तक हम लोगों ने 4 चैप्टर इसमें कंप्लीट किया इस पार्ट में, इस वीडियो में। तो देखिए हो सकता है मैं इसका वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लाऊँ। और देखिए अगर आप लोग कमेंट करोगे सर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आइए, नेक्स्ट वीडियो लेके आइए। अगर आपका कमेंट होगा, अगर आप लोगों का कमेंट आया कि सर आप पार्ट 2 लाइए, इसका मतलब कि और भी क्लास करवाइए इसका आगे का 5 के बाद, तो ज़रूर मैं करवाऊँगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया है तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, मज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें कंप्लीट चैप्टर का नोट्स आपको मिलेगा। प्लीज़ आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें मुझे डर लगता है, आप सोचो मुझे क्यों डर लगता है? जो बच्चे सही से प्रिपरेशन नहीं करते हैं उनका 70 टू 80% इनमें फेल हो जाते हैं, वो बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं इसमें। 50 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें से 18 प्लस मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। 18 मार्क्स प्लस नहीं लाएँगे तो इसमें आप फेल हो जाएँगे, वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन्स। इसमें अलग क्वेश्चन ऑप्शन नहीं होते, इसमें सोच-सोच के लिखने वाला नहीं होता है, सही आंसर होना ही चाहिए। तो इसमें बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, ध्यान रखना। इसका पहले तो भाई यही से जो बच्चे अच्छा से बुक रिवीजन कर लिया, तो बुक रिवीजन तो वो कठिन भाषा नहीं कर पाएँगे, ये ईज़ी लैंग्वेज है इसे कर लेंगे। तो इसको पूरा बुक का ही मत सोच लो कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सबको ले लिया गया है इसमें। तो बुक रिवीजन अगर कर लेते हैं, ये पीडीएफ परचेज़ कर लीजिए। इसका व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा, परचेज़ कर लीजिए। इसमें 3 साल का पीवाईक्यू सॉल्व पीवाईक्यू मिलेगा जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा 3 साल का पीवाईक्यू, ठीक है? एमसीक्यू क्वेश्चन्स वाले। और दूसरा जो है कि आपको मिलेंगे ये चैप्टर वाइज़ नोट्स। प्लीज़ व्हाट्सएप से परचेज़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो एंड ऑल द बेस्ट।